साल 2004 में एक आदमी अपने भाई समेत अपनी टैक्सी लेके एक आदमी के साथ उसके घर की तरफ निकलता है। लेकिन निकलने के बाद वो आदमी, वो टैक्सी ड्राइवर, कभी भी लौट के अपने घर वापस नहीं आता। अब इस वजह से, इस घटना से जब उस आदमी के माँ बाप परेशान होते हैं, जब उन्हें लगता है कि उनके दो बच्चे, दोनों बेटे कहीं गए और आज तक लौट के नहीं आए, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, ना कोई फ़ोन ना कोई मैसेज, तो उनके माँ बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। परेशान होके पुलिस थाने में जाके अपने बेटों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं और थानेदार से कहते हैं कि साहब हमारे बच्चों को जल्दी से खोज दीजिए, चूँकि हमारे जो बच्चे हैं लगभग 2 दिनों से लौट के घर नहीं आए हैं। अब थानेदार साहब इस मामले को ऐसे कागज़ पे नोट कर लेते हैं, मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं और कई दिनों तक उन बूढ़े माँ बाप बेचारों को टरका देते हैं। अब जब इन बूढ़े माँ बाप को लगता है कि हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो ये भाग के वहाँ के डीआईजी के पास जाते हैं और डीआईजी के पास जाके एक तरह से धरने पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जब तक हमारे बच्चों को नहीं खोजा जाएगा हम आपकी ऑफिस से नहीं जाएंगे। अब डीआईजी साहब जब ये सारी चीज़ें देखते हैं और इस घटना को सीरियस लेते हैं और पुलिस को जांच का आदेश देते हैं, कहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले की छानबीन की जाए और जल्द से जल्द पता किया जाए कि इनके दोनों बच्चे कहाँ गायब हैं। तो जो चीज़ निकल के सामने आती है जांच करने के बाद, उसे सुनने के बाद, उसे जानने के बाद शायद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि ऐसे लगभग 150 लोग गायब हो चुके थे और जिसने गायब किया था, जिसने ऐसे लोगों को गायब किया था, उसने अपने रिकॉर्ड पे जो चीज़ बताई कि उसने 150 से ज़्यादा हत्याएं की हैं। यहाँ 150 का आंकड़ा तो उसे याद था, उसके बाद कहता है कि मैंने और भी हत्याएं की हैं लेकिन मुझे याद नहीं है। तो आप उसको सोच के देखिए कि जो गायब करने वाला था कितना बड़ा खूंखार दरिंदा था। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी में कई ऐसे पहलू हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो बताऊंगा तो शायद आपको भी हमारी व्यवस्था पे, हमारी कानून व्यवस्था पे एक तरह से शर्मिंदगी भी होगी, एक तरह से गर्व भी होगा और एक तरह से आप कंफ्यूज भी होंगे कि हमारे देश में आखिर ऐसी चीज़ें हो कैसे रही हैं। और ऐसी चीज़ें होती हैं तो कोई पुलिस वाले ऐसे कोर्ट कचहरी में सही सख्त एक्शन क्यों नहीं लेती। कई ऐसी सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको कई सारी ऐसी कहानियां भी सुनाई, लेकिन उन कहानियों का जो अंत था बड़ा ही सुखद था। लेकिन इस कहानी का जो अंत होते होते भी रह गया, वो भी अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट, कोई सुझाव, कोई सजेशन आप मेरे नाम नीचे कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, जब कोई सुझाव दे देते हैं, तो आप अपने तरीके से, अपने तरफ से एक ग्लास ग्लूकोज मुझे दे देते हैं कल की मेहनत के लिए, कल और अच्छी अच्छी कहानी आपके सामने लाने के लिए और रिसर्च करने के लिए। तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक कमेंट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। 18 जनवरी 2004 राजस्थान के जयपुर इलाके के एक रेलवे स्टेशन पे कुछ सवारी, जब एक ट्रेन आती है और उस ट्रेन से कुछ सवारी, कुछ यात्री उतरते हैं, तो जो टैक्सी वाले थे उनमें एक तरह से होड़ मच जाती है कि सर मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। और वो लोग भी मोल भाव कर रहे थे, ये आदमी भी एक दूसरे से मोल भाव कर रहे थे। तभी एक आदमी उसमें उतरता है और उतरने के बाद एक टाटा सोमो के पास जाके कहता है कि क्या तुम चलोगे। अब सोमो वाला कहता है कि कहाँ चलना है साहब। तो आदमी बताता है कि मुझे यूपी जाना है। अब सोमो वाला जब ये सुनता है, और उस समय ऐसी वाकया, ऐसी घटनाएं हो रही थी, सोमो वाला कहता है कि साहब यूपी जाना तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कई बार ऐसा हो कि हमारे साथी, कुछ हमारे धंधे के लोग राजस्थान से बाहर गए और कभी लौट के नहीं आए। तो इस वजह से जाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। वैसे आप देंगे कितना और कौन कौन जाएगा। तो आदमी कहता है कि मेरे साथ 2 लोग और हैं और जितना तुम कहोगे, अगर ठीक ठाक रुपए बताओगे तो दे देंगे। अब जब ये बात सुनता है वो आदमी, उस आदमी का नाम चांद था, चांद खान। तो चांद खान कहता है कि साहब आप 2100 रुपये दे दीजिए, और आपको यूपी में जाना कहाँ है। तो आदमी बताता है, कहता है कि मेरा नाम महेश खडेलवाल है और मुझे यूपी के हापुड़ जिले में जाना है। तो कहता है ठीक है साहब, आप 2100 दे दीजिए, चला चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो आदमी अपने भाई को, चांद खान जो था, अपने भाई सराफत अली को कहता है कि भैया, भाईजान एक सवारी मिली है, उसके साथ 3 लोग और हैं और हमें यूपी जाना है, यूपी के हापुड़ में, और 2100 रुपये में बात हमने कर ली है। आदमी जो है बड़े सज्जन हैं, तो मैं मना नहीं कर पाया।
अब शराफत अली और चाँद खान गाड़ी में बैठते हैं और इन तीनों को भी बैठने को कहते हैं कि आप जो भी आपके साथ हैं वो बुला लीजिए और फिर चलते हैं। तो इस पे ये आदमी जो महेश था वो भड़क सा जाता है, कहता है कि एक बात बताओ, हमारे साथ 3 लोग और हैं, तुम अपने भाई को कहाँ लेके जा रहे हो? फिर ये चाँद खान कहता है कि साहब ऐसा है कि गायब जो लोग गायब हो रहे हैं, ऐसे अकेले जा रहे हैं, लौट के नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, और मेरे लिए ऐसे मुश्किल है कि मैं अकेले उतनी दूर जाऊं। भाई जान रहेंगे तो थोड़ी दूर गाड़ी मैं चला लूंगा, थोड़ी दूर गाड़ी वो चला लेंगे। अब इस बात पे जो महेश थे और चाँद था, इन दोनों में एक तरह से बहस छिड़ जाती है। महेश का मन था कि चाँद अकेले चले, और चाँद का मन था कि ये दोनों भाई जाएं। काफ़ी देर मान मनौवल होती है, उसके बाद महेश भी मान जाता है, कहता है कि ठीक है तुम दोनों चलो। उसके बाद ये दोनों गाड़ी से निकलते हैं, कुछ दूर जाते हैं। जाने के बाद लगभग आधा रास्ता तय करने के बाद एक जगह से उतरते हैं और कहते हैं, महेश और चाँद खान एक दूसरे से कहते हैं कि चलो यहाँ रुक के कुछ चाय पानी कर लिया जाए, चाय पानी पी लिया जाए। और पीने के बाद फिर चलते हैं, चूंकि इतनी देर से तुम लोग गाड़ी चला रहे हो तो शायद थक भी गए हो। अब चाँद को भी लगता है कि कितने अच्छे इंसान हैं, कितने अच्छे मालिक मिले हैं, कितना अच्छा कस्टमर मिला है कि चाय पानी ये सारी चीज़ें ध्यान दे रहा है। तो चाँद भी उतरता है, उतर के अपने अब्बू जिसका नाम गफ्फार खान था, अपने वालिद को फ़ोन करता है। फ़ोन करके कहता है कि वालिद अब्बू, एक सवारी मिली है, हम और भाईजान यूपी जा रहे हैं, यूपी के हापुड़ ज़िले में, और बड़े अच्छे लोग हैं, इसलिए 2100 का सौदा तय हुआ है, हम लोग जाएंगे, एक आध दिन लग सकता है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। सवारी अच्छी है, पार्टी अच्छी है, तो हम लोग उन्हें पहुंचा के 2100 रुपये में आ जाएंगे। अब गफ्फार खान भी कहते हैं कि ठीक बेटा, आराम से जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बात आई गई हो जाती है। इसके बाद गफ्फार खान जो है अगले दिन वेट करते हैं, लेकिन चाँद और शराफत अली का कोई पता नहीं चलता। अच्छा, उस समय मोबाइल वगैरह 2004 में मोबाइल वगैरह ऐसी चीज़ें थी नहीं, और उन्होंने एसटीडी बूथ से ही फ़ोन किया था, तो ये लोग दोबारा फ़ोन भी नहीं कर सकते थे। अब एक दिन बीत जाता है, मामला 19 तारीख का आ जाता है। 18 को ये लोग गए थे, 19 तारीख आता है। उन्हें लगता है कि शायद कहीं रुक गए हों, गफ्फार को लगता है। अब वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। इसके बाद 20 तारीख आ जाती, फिर भी उनके बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। और इधर एक डर जो इन लोग को सता रहा था, उस टाइम पे कई बार ऐसा हो चुका था कि लोग अपनी गाड़ी लेके निकले लेकिन कभी लौट के नहीं आए। तो इस वजह से गफ्फार को उनके बच्चों के लिए जो चिंता थी वो बढ़ती जा रही थी। गफ्फार को लग रहा था कि कहीं मेरे बच्चों के साथ कोई दुर्घटना ना हो गई हो। इस वजह से लगभग 2-3 दिन बीतने के बाद जब वो इंतजार करते, उन्हें लगता है कि बच्चे लौट के नहीं आए, तो भाग के वो पुलिस थाने जाके, जो जयपुर का पुलिस स्टेशन है उनके इलाके का, वहाँ जाके रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, अपने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं, और कहते हैं कि साहब जल्दी से हमारे बच्चों को खोज दीजिए। ये दोनों यूपी गए थे, हापुड़ गए थे, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए। अब पुलिस वाले जब इस मामले को सुनते हैं, तो अक्सर मैंने अपनी कहानी में बताया कि पुलिस वाले किसी मामले को जल्दी सीरियस लेते नहीं हैं। बहुत कम ऐसा हुआ कि किसी मामले को सीरियस लिए और तुरंत जांच में जुट जाएं। अब पुलिस वाले जब इस मामले को सुनते हैं, तो एक कागज़ पे ऐसे ही नोट कर देते और कहते हैं कि जाओ, तुम्हारा बच्चा जो है मिल जाएगा, हम खोज लेंगे उसको। ये सारे आश्वासन, फर्जी आश्वासन दे के भेज देते हैं। और भेजने के बाद इस मामले को, चूँकि ये मामला पुलिस रेलवे स्टेशन से जुड़ा था, तो रेलवे पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब रेलवे पुलिस भी थोड़ा बहुत जांच पड़ताल करती है, लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आता तो वो भी इस घटना को फाइलों में दबाने की कोशिश करती है, और फाइलों में लगभग दबा देती है। लेकिन जो गफ्फार खान थे, जब देखते हैं कि इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं की जा रही, उनका कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा, उनकी कोई हेल्प नहीं की जा रही, तो इस वजह से जो गफ्फार खान थे वो वहाँ के डीआईजी जो हरीश चंद्र मीना थे, उनके पास भाग के जाते हैं, और भाग के जाके कहते हैं कि साहब, हमारे बच्चे पिछले 4-5 दिन से घर नहीं आए, और अब आए नहीं, और हमने पुलिस कंप्लेंट दर्ज की है, लेकिन अभी तक कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। अब हरीश चंद्र मीना जो थे, इस मामले को थोड़ा सा आप इग्नोर करते हैं, कहते हैं कि छोटा सा मामला है, अब डीआईजी का इसमें क्या काम, और समझा बुझा के घर भेजने की जब तैयारी करते हैं, और कहते हैं कि आप जाइए गफ्फार खान को, और इस मामले में हम अपने पुलिस वालों को बोलेंगे, जांच पड़ताल की जाएगी। तो गफ्फार खान वहीं अनशन पे, वहीं धरने पे बैठ जाकर कहता है कि साहब, जब तक आप हमारे बच्चों को नहीं खोज देंगे, अब यहाँ से मैं जाने वाला नहीं। अब कायदे से पुलिस वालों को इतने ऊपर तक बात जानी ही नहीं चाहिए थी। अगर किसी का बच्चा, वो भी दोनों बच्चे उसके गायब हैं, तो पुलिस को कायदे से उस पर काम करना चाहिए था, पड़ताल करनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस वाले, इसी वजह से भारत की पुलिस इतनी ज़्यादा बदनाम है, आम जनता में उसकी कम इज्जत है, यही सब कारण है। तो डीआईजी साहब जब देखते हैं कि ये दोनों धरने पे बैठ गए, और लगभग ऐसे कई मामले अब सामने भी आ चुके थे, लगभग 50 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके थे,
तो डीआईजी साहब जिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उस थाने के इंस्पेक्टर को ये आदेश देते हैं कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच की जाए, इस मामले की जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इनके बच्चे जो दोनों गायब हैं उनका पता लगाया जाए। तो जब ऊपर से प्रेशर आता है तो पुलिस वालों के एक तरह से हाथ पांव फूलते हैं, उन्हें लगता है कि अब कुछ करना चाहिए, नहीं तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और एक तरह से गफ्फार को कोसते हुए कहते हैं कि ये वहां पे कहाँ पहुंच गया। फिलहाल मजबूरी में ही जो पुलिस वाले थे इस मामले की जांच पे लगते हैं और सारे घटनाक्रम की अब गफ्फार से जानकारी लेते हैं कि कैसे फोन आया था, क्या फोन आया था। अब उस फोन वाले के बारे में डिटेल पता की जाती है कि कहाँ से फोन किया गया। तो पता चलता है कि ये जो फोन किया गया था ये उत्तर प्रदेश के महोबा एक जगह है, वहां से किया गया था। अब पुलिस वाले राजस्थान की जो पुलिस है जयपुर की, वो भाग के महोबा आती है उस स्टडी बूथ पे, वहां पूछताछ करती है कि अभी 4 दिन पहले किसी ने फोन किया था, कोई टाटा सुमो कार रुकी थी, गाड़ी रुकी है। अच्छा, 2004 में ऐसी गाड़ियां, ये सारी चीजें बड़ी दुर्लभ थी, इतनी ज्यादा सिविलाइजेशन किसी गांव में किसी इलाके में नहीं थी। आज के टाइम में अगर कोई पूछे कि 4 दिन पहले कोई कॉल किया गया तो शायद उनको याद ना होता, लेकिन उस समय ये सारी चीजें बड़ी कम होती थी कि कोई किसी जगह पे रुके फोन करे और टाटा सुमो गाड़ी भी हो, 4 लोग हो, 5 लोग हो, ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल थी। तो एक महिला जो स्टडी बूथ चलाती थी, वो कहती है कि हाँ साहब, 2 लोगों ने यहाँ से फोन किया था। अब जब पुलिस वाले ये सारी चीजें सुनते हैं तो एक तरह से उनका तो होश फाख्ता हो जाते हैं कि एक फोन तो मान लो इसने किया और ड्राइवर ने, चांद खान ने, दूसरा किसने किया। तो महिला से फिर पूछते हैं तो कहती ही है वो महिला कि जो उनके वो थे, सवारी थी जो उनकी, जो उनका पैसेंजर था, एक फोन उसने भी किया था। अब पुलिस वालों के पास सुराग के नाम पे, सबूत के नाम पे बस एक चीज ये थी कि उस पैसेंजर ने फोन किसको किया, क्योंकि उस पैसेंजर के बारे में ही अगर पता चलेगा तभी पता चलेगा कि ये दोनों लापता कहाँ हुए। तो फिलहाल पुलिस उस एसटीडी बूथ की उस टाइम की कॉल डिटेल निकलवाती है और निकलवाने के बाद जो नंबर सामने आता है वो नंबर अलीगढ़ के राजू और उदयवीर का था। अब पुलिस वाले भाग के उनके पास जाती है और कहती है कि कोई महेश नाम के आदमी को जानते हो जिसने तुम्हें वहां से कॉल किया था। नंबर दिखाते हैं, सारी चीजें दिखाते हैं। अब इधर दिन भी बीतता जाता, लगभग 15 दिन के ऊपर हो गए थे इन सारे मामलों को कॉल डिटेल निकलवाने में, सारी चीजों में। तो वो दोनों जो राजू और उदयवीर थे कहते हैं कि साहब इसका नाम महेश नहीं है, इसका नाम, ये कोई डॉक्टर साहब हैं और ये इस समय तो एक जेल में बंद है, हाथरस के जेल में, और इनका नाम डॉक्टर देवेंद्र शर्मा है। पुलिस वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किल की, या जो चांद ने अपने पिताजी को, अपने वालिद को नाम बताया तो नाम महेश था और ये दोनों बता रहे हैं कि ये नाम कोई डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का है। तो पुलिस वालों को लगता है कि कोई ना कोई झालमेल तो इसमें जरूर है। अब पुलिस वाले फिलहाल हाथरस के जेल में जाते हैं और डॉक्टर साहब से मिलते हैं और कहते हैं कि क्या आपने फ़ोन किया था। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं तो जेल में बंद हूँ और मेरे नाम से कई लोग इस समय लोगों को फंसा रहे हैं, और ऐसे 2 लोगों का वो नाम बताता है, जो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा है वो 2 लोग का नाम बताते हैं और कहते हैं कि यही दोनों ये सारे काम कर रहे हैं और मुझे फंसा रहे हैं। अब ये सारी चीज जब बीतती है, 2 नाम जब पुलिस वालों को मिलता है तो पुलिस वाले भाग के उन 2 लोगों को उठा लेते हैं और उठा के जेल में बंद कर देते हैं। और सारा जो गायब करने का मामला थे, सारी जो चीजें थी, वो सारे चार्ज उन्हीं दोनों इंसानों पे, उन्हीं 2 शख्सों पे लगा देते हैं। अब पुलिस को भी लगता है कि चलो मामला रफा दफा हुआ, हमने मामला सुलझा लिया, सारी चीजें सुलझा ली। अब इधर एक नहर से, कासगंज के पास एक नहर है, हाजरा नहर, वहां पे कुछ दिन पहले एक लाश मिली थी, 2 लाश। अब पुलिस वाले उस लाश को रिकॉर्ड पे रखते हैं कुछ दिन तक, लेकिन जब कोई बॉडी क्लेम नहीं करता तो उस लाश के, उन दोनों बॉडीज का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन ये मामला, जो ये दोनों मामला था, धीरे धीरे तूल पकड़ता है। चलो ये मामला सुलझा लिया गया, ये सारी चीजें कौन गायब कर रहा है, ये किसके साथ गायब हुई, सारी चीजें तो पकड़ी गई। लेकिन ये दोनों, चांद और सराफत अली, गए कहाँ, ये सबसे बड़ा रहस्य तो यही था। तो पुलिस ऐसे संदिग्धों के जो इस रास्ते में पड़ते हों, ऐसे पुलिस स्टेशनों में, पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन में इत्तला करती है, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश की, कि ऐसे शख्स मिलते जुलते अगर कहीं दिन हो गया, कोई संदिग्ध मिला हो, कोई जिंदा या मुर्दा, कोई डेड बॉडी मिली हो, तो हमें कंप्लेन करें। तो कासगंज के एक थाने से फोन आता है इधर राजस्थान पुलिस के पास, जयपुर पुलिस के पास, कि आप जिस डील डॉल के इंसानों की बात कर रहे हैं, ऐसी 2 लाशें हमारी हाजरा नदी में मिली थी और उन लाशों को मगरमच्छों ने खा लिया था, थोड़ी बहुत बॉडी बची थी। हमने कुछ दिन तक इंतजार किया
और इंतजार करने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन उन लाश का एक कंबल, एक घड़ी मिली है। तो अगर उनके वालिद हों, अगर वो शिनाख्त कर सकते हो तो अच्छी बात है। अब गफ्फार खान को ले जाया जाता है। गफ्फार खान बेचारे पत्थर का दिल करके जाते हैं। अब जाने के बाद जब उस कंबल को, उस घड़ी को देखते हैं तो फूट फूट के रोने लगते हैं, क्योंकि वो कंबल, वो घड़ी उनके दोनों बच्चों का था। अब पुलिस वालों को इधर गफ्फार खान के बेटे की एक तरह से डेड बॉडी मिल चुकी थी, बॉडी तो नहीं लेकिन सामान मिल चुका था। और पुलिस वालों को दो ऐसे लोग मिल चुके थे जिनके ऊपर इल्जाम था कि सारे काम वही करते हैं। तो पुलिस वालों को लगता है कि ये सारा मामला अब सुलझाया जा चुका है। चलो, जान में पुलिस वालों की जान में जान आती है, सारा मामला सुलझ गया। लेकिन वो जो दो लोग वो पकड़े थे और जेल उन्हें भेजे थे, वो दोनों लोग जेल में जाके डीआईजी साहब को, हरीशचंद्र मीना को, एक लेटर लिख देते हैं। और लेटर लिख के कहते हैं कि भले आपने हमें फंसा दिया है, आप इंसाफ नहीं कर रहे, कम से कम इस मामले की सही से जांच तो कराइए। अब डीआईजी साहब को जब ये लेटर मिलता है, लेटर मीडिया में भी आता है, तो एक तरह से फिर पुलिस वालों की हवा खराब कि एक आदमी कहीं हमने गलत तो नहीं पकड़ लिया। तो इस मामले की फिर से जांच, फिर से पड़ताल करते हैं। और सारे जो सुराग थे, सारे जो शक की सुइयां थी, वो जाके जब फिर से पूछताछ करते हैं और इधर देवेंद्र शर्मा का स्केच वगैरह फिर से बनवाते हैं, सारे लोगों का स्केच बनवाते हैं। क्योंकि पुलिस के पास जो पता करने का तरीका था, वो वही स्टडी बूथ की वही महिला थी। अब स्टडी बूथ के पास जाके उस महिला को बुलाते हैं और देवेंद्र शर्मा का और ये जो दोनों अन्य लोग पकड़े गए थे, इन दोनों तीनों का स्केच दिखाते हैं, फोटोज दिखाते हैं। तो महिला कहती है कि साहब, ये जो डॉक्टर की वर्दी में है, जो डॉक्टर की तरह काला कोट पहना हुआ है, यही उस शख्स है जो इन दोनों के साथ आया हुआ था। तो पुलिस वालों को लगता है कि हमने कुछ गलत जांच कर ली है। उसके बाद ही पुलिस वाले आनन फानन में जाते हैं और डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को पकड़ के हाथरस की जेल से पकड़ के अपने पास लाते हैं, राजस्थान पुलिस। अब लाने के बाद इस डॉक्टर साहब से जब पूछताछ की जाती है, तो शुरू में डॉक्टर साहब जो थे आनाकानी करते और कहते हैं मैं तो जेल में बंद था, मुझे कुछ नहीं पता, आप फालतू मुझे फंसा। लेकिन पुलिस इन सब चीज़ों में माहिर होती, काफ़ी ज़्यादा माहिर। अब पुलिस वाले जब अपने तरीके से पूछताछ करते हैं और अपना वाला रास्ता अपनाते हैं, तो डॉक्टर साहब जो थे वो मेमने की तरह बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं कि साहब, इन दोनों को मैं नहीं मारा। अब पुलिस वालों के पास चलो कत्ल हो गया और कातिल मिल गया, बॉडी मिल गई, लेकिन कत्ल करने की वजह क्या है? और कई ऐसे मामले, लगभग 50 लोग ऐसे गायब हुए हैं, इसके पीछे भी वजह क्या है? ये सारे सवाल पुलिस वाले धड़ाधड़ करके जो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा है उसके ऊपर दागने की कोशिश करते हैं। तब जब डॉक्टर साहब जो कहानी बताते हैं, जो चीज़ निकल के सामने आती है, उसे सुनने के बाद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि सर, मैंने लगभग 150 लोगों को ऐसे मारा है, जो मुझे अब तक याद हो, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो मैं भूल चुका हूँ। पुलिस वाले और डीआईजी साहब तक ये बात जब जाती है, तो एक तरह से सबके अंदर सकपकाहट आ जाती है कि हम तो एक मामले को सुलझा रहे थे, इस आदमी ने 150 कत्ल की बात स्वीकारी है। अब पुलिस वाले और डीआईजी साहब भागते भागते देवेंद्र शर्मा के पास आते हैं और सारे मामले की, सारे इतिहास को खंगालने की कोशिश करते हैं। तो पता चलता है कि देवेंद्र शर्मा जो थे, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, ये बिहार के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। अब डॉक्टर थे जिनके पास खूब सारे पैसे आ रहे थे, उस समय आयुर्वेद का जमाना चल रहा था, कई ऐसी मुहिम थी जो चल रही थी। तो इस वजह से डॉक्टर साहब के जो आयुर्वेदिक का वो क्लिनिक था, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। डॉक्टर साहब के पास खूब पैसे आ रहे थे। तो डॉक्टर साहब को लगता है, देवेंद्र शर्मा को लगता है कि क्यों ना एक पेट्रोल पंप खोल लिया जाए। इस वजह हमें, मेरा नाम भी हो जाएगा, एक साइड बिजनेस भी हो जाएगा। इस वजह से साल 1994 में, माफ कीजिएगा 1994 में, उस समय में देवेंद्र शर्मा ने 11 लाख रुपए जुटाए थे। वो एक कंपनी को अपना पेट्रोल पंप खोलने के लिए 11 लाख रुपए दे देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब की बदकिस्मती ऐसी थी कि वो जो कंपनी थी वो फ्रॉड थी और इनकी 11 लाख रुपए लेके वो कंपनी भाग जाती है। अब डॉक्टर साहब के पास जितनी जमा पूंजी थी वो सारी जब गायब हो जाती है, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो डॉक्टर साहब अचानक से सड़क पे आ जाते हैं। इसके बाद जैसे तैसे करके खुद को इस्टेब्लिश करते हैं और इस्टेब्लिश करने के बाद एक गैस की एजेंसी खोलते हैं, वो भी फर्जी। एक फ्रॉड से निकलते हैं और खुद अब फ्रॉडजरी करने लगते हैं और फर्जी एक कंपनी खोलते हैं गैस की। अब ये गैस को कम दामों पे और कम गैस में ऐसी ऐसी उसमें घाल मिल करके गैस को बेचते हैं। अब बेचने के बाद जब ये इनको लग रहा था कि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो कुछ तलाश पे निकलते थे। इन्हें दो चोर मिलते हैं अलीगढ़ के, राजू और उदयवीर।
अब ये इन तीनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो इन तीनों का एक प्लान बनता है कि क्यों ना जो गैस की गाड़ियां आती हैं हम उनको लूट लें तो सारे सिलेंडर हमें फ्री में मिल जाएंगे और जो भी बेचेंगे सब मेरा मुनाफा ही होगा। अब इसके बाद ये साल 2002 में हिम्मत करके एक ट्रक वाले को जो जो ट्रक सिलेंडर से लदा हुआ था उसको अपने जाल में फंसाते हैं, उसको एक जगह पे ले जाते हैं और मार देते हैं। मारने के बाद उस पूरे सिलेंडर को लूट लेते हैं और उस ट्रक को चोर बाजार में ले जाके बेच देते हैं। अब इनका ये पहला मामला था। अब चूंकि डॉक्टर साहब पढ़े लिखे भी थे, डॉक्टरी की थे, तो उनके दिमाग में एक आइडिया और आता कि क्यों ना आदमी को मारने के बाद हम उनकी किडनी भी निकाल लें। तो इसी क्रम में इन्होंने फिर एक आदमी को पकड़ा, उसके ट्रक को लूटा, ट्रक को चोर बाजार में बेचा, उस आदमी की किडनी निकाली और बाकी जो जरूरत की चीजें थी वो सारी चीजें निकाली और ट्रक को जाके चोर बाजार में बेच दिया और उसके अंग को अपने पास रख लिया और उसकी बॉडी को एक ऐसे नहर में, हाजरा नहर नदी के में फेंक दिया जहां पे ढेर सारे मगरमच्छ रहते थे। अब मगरमच्छ उस लाश को खा लेते और जो अंग थे उस समय 2004 में 2003 में 10 से 12 लाख रुपए में बिक जाते। सिलेंडर भी बेच लेते, गाड़ियां भी बेच लेते। तो इनके पास पैसे को एक तरह से अंबार लग रहा था। अब जब पैसे आ रहे थे तो इनकी भूख भी बढ़ती जा रही थी। इस वजह से हर हफ्ते जब भी कोई गाड़ी आती ये इसी तरह फंसाते, फंसा के मारते और मार के बेच देते और किडनी निकाल लेते। उसके बाद जब गाड़ियां ये सारी चीजें बंद हो गई तो इन्हें लगता है कि अब कुछ और बड़ा हाथ मारा जाए। उस समय टाटा सुमो जो गाड़ी थी बड़ी डिमांड में रहती थी लोगों के अंदर। सीआईडी वगैरह जो देखते हैं उसमें आप देखिए कि सीआईडी की सूट में भी सिर्फ टाटा सुमो इस्तेमाल हो रही थी। उस टाइम मूवीज में, साउथ की मूवीज में भी सिर्फ टाटा सुमो। तो 2004-5 में, 2003-4-5 में जो टाटा सुमो का क्रेज था वो बहुत ज्यादा था। इस वजह से ये इनके दिमाग में एक आइडिया था क्यों ना हम टैक्सी जो टाटा सुमो टैक्सियाँ चलती हैं उनको पकड़े, उनको एक जगह ले जाके मारे, उस गाड़ी को बेचे सेकंड हैंड बचा के, यूज बता के। इसके बाद ये राजस्थान, दिल्ली, जयपुर और उत्तर प्रदेश ऐसी जगहों पर रेलवे स्टेशन से उतरते। जब टाटा सुमो गाड़ी पाते उसे ले जाते, उस आदमी को मारते, उसकी किडनी निकालते और मारने के बाद उस लाश को उसी नदी में फेंक देते और फेंकने के बाद गाड़ी को सेकंड हैंड या रीयूज्ड बता के बेच देते। अब पुलिस वाले जब पूछते हैं, ये सारी घटना सुनती है तो घबराते हुए कहते हैं कि अच्छा तुमने कितने लगभग मामलों को अंजाम दिया है। तो जो डॉक्टर साहब थे वो कहते हैं कि मैंने जहां तक मुझे याद है 100 से 150 मामले तो याद है, बाकी का मुझे नहीं याद। यानी पुलिस के सामने जो बैठा था एक तरह से 150 लोगों का कातिल बैठा था। अब पुलिस वाले ये सारी बात जब सुनते हैं तो एक तरह से सख्ते में आते हैं और जल्दी से चार्जशीट वगैरह फाइल करके कोर्ट में लेके जाते हैं। अब कोर्ट में जाने के बाद आपको कोर्ट की एक बड़ी अजीब चीज बताऊं कि सारे मामलों की अलग अलग सुनवाई होती है। मतलब आपके ऊपर अगर 10 मामले हैं तो ये नहीं कि 10 मामले एक साथ सुने जाएंगे, 10 के 10 अलग अलग टाइम पे सुने जाते हैं। तो जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो 4 साल सुनवाई होने के बाद साल 2008 में डॉक्टर को, जो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा थे, उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। लेकिन अभी लगभग 100 से ज्यादा मामले बचे थे तो तब तक ये जेल में रहता और जेल में रहने के बाद बाकी मामलों में ट्रायल चल रहा था। अब इस घटना को साल बीतते जाते हैं, इसे फांसी जब नहीं दी जाती तो साल 2022 में ये पैरोल पे बाहर आता है, लगभग 15 से 20 दिन के पैरोल पे। अब बाहर आने के बाद उस समय कोरोना अपने पीक पे था तो इसे 1 महीने के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर वापस जेल लौट के आना था। लेकिन जेल लौटने के बजाय वहां से अंडरग्राउंड हो जाता है और अंडरग्राउंड होने के बाद ये भाग जाता है दिल्ली और दिल्ली में एक अपने से कम विधवा लड़की से शादी करता है और शादी करके उसी के घर में रहने लगता है। अब रहने के बाद वहां भी कई लोगों को फंसाता है, फंसा के लूटता है। यहाँ पे सोचिए कि इतने दिन जेल में रहने के बाद, फांसी की सजा पाने के बाद भी सुधरता नहीं है। वहां पे कई लोगों को फंसाता है। लेकिन इसी बीच एक वीडियो शायद आपने भी देखी होगी, आप कोरोना के टाइम में आपके पास ये वीडियो आई थी कि एक डॉक्टर जो है वो लोगों की किडनी निकाल के बेच रहा है कोरोना के इलाज के नाम पे। ये जब वीडियो वायरल होता है तो पुलिस वाले इस मामले की जांच पे जुटते हैं और फिर खोजबीन जब करते हैं तो पता चलता है कि वो डॉक्टर कोई और नहीं, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ही था। अब उसकी फोटोज वायरल होती हैं, उसकी तस्वीरें वायरल होती हैं तो दिल्ली के कुछ लोग पुलिस को फोन करके कहते हैं कि साहब ऐसे ही डील डॉल के, ऐसे ही शक्ल का आदमी जैसे आप बता रहे हो तो हमारे मोहल्ले में रहता है। तो पुलिस भाग के वहां जाती है और वहां से देवेंद्र शर्मा को फिर से गिरफ्तार करती है। अब गिरफ्तार करने के बाद इसे वापस जो ये दूसरी जेल में बंद था
जयपुर की जेल में बंद था, इसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में लाया जाता है और वहां बंद कर दिया जाता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। 150 लोगों की कातिल एक डॉक्टर की, जो कत्ल करता और कत्ल करने के बाद लाश को मगरमच्छों को खिला देता और उनके सामान, उनकी किडनी को निकाल लेता और ऐसी सारी चीज़ों को बेच देता। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट मेरे नाम पे जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो कल के लिए आप मुझे एक गिलास ग्लूकोज दे देंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।